नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही 15 राज्यों में उपचुनाव भी चल रहे हैं, जहां सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी। उसी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी झारखंड की जनता को संबोधित करने बेरमो और गोड्डा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही अपनी रैली में राहुल ने पीएम मोदी के खुद को ओबीसी बताने वाले बयान पर भी पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी कहते रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। अदानी का 16 लाख करोड़ रुपए, अदानी अंबानी ऐसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया? मुझे बता दो, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, बंबई में धारावी की जमीन है, सोने से भी ज्यादा कीमती है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है, अदानी जी को दी जा रही है। राहुल गांधी के अलावा इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने भी रैलियां की। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेता भी जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र की हिंगोली में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर एनडीए गठबंधन पर सवाल उठाया। इसी तरह अखिलेश यादव यूपी उपचुनाव के लिए खैर में जनता को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने योगी सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। यानी मतदान की तारीख नजदीक आते आते माहौल गर्मा गया है, लेकिन किसके वादों पर जनता भरोसा करेगी, ये तो नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोकने की कोशिश की गई। राहुल गांधी झारखंड के गोड्डा जिले में रैली करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। लेकिन जब राहुल रैली खत्म कर दूसरे कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, तो उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। गोड्डा के महागामा में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को एटीसी से ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया, जिस कारण से राहुल 1.5 घंटे तक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे रहे। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने इस मामले में पीएम मोदी और बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन के नेता के हेलीकॉप्टर को रोका गया है। इससे पहले 11 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम विधायक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को भी 1.5 घंटे तक उड़ान की अनुमति नहीं मिली थी, जिस कारण से वो लातेहार में रैली नहीं कर पाए। क्योंकि पहले चरण के चुनाव प्रचार का वो आखिरी दिन था और बाद में लातेहार की रैली को उन्होंने फोन पर संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड की जनता देख रही है कि किस तरह केंद्र और भाजपा के इशारे पर झारखंड के लोगों का अपमान किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सफाई आई है कि बिहार के जमुई में पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था और इस वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को एटीसी ने क्लियरेंस नहीं दी थी। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब पीएम का कार्यक्रम बिहार में था, तो फिर राहुल के हेलीकॉप्टर को झारखंड में उड़ान भरने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग की तारीख नजदीक आते ही महायुति में दरार देखने को मिल रही है। हाल ही में महाराष्ट्र में एनडीए की बैठक से एनसीपी प्रमुख अजित पवार नदारद रहे, जिसके बाद चर्चा गर्म हो गई थी कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को लेकर कुछ ऐसा बोला है, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब महायुति टूट की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। हाल ही में अजित पवार ने बटेंगे तो कटेंगे के विरोध में बयान दिया था, जिसको लेकर फडणवीस ने अजित पवार को लेकर कहा है, दशकों तक अजित पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो धर्मनिरपेक्ष और हिंदू विरोधी है। वे ऐसे लोगों के साथ रहे जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता है। फडणवीस ने आगे कहा कि अजीत को जनता का मूड समझने में थोड़ा समय लगेगा। अजीत या तो जनता की भावना को नहीं समझ पाए या इस बयान का मतलब नहीं समझ पाए। अब जहां कुछ ही दिनों बाद 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले महायुति से आ रही ऐसी खबरों ने एनडीए की टेंशन को बढ़ा दिया है। यूपी में योगी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। छात्र सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासन से नाखुश है।
उनका कहना है कि जब तक पीसीएस की तरह आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा को भी पहले की तरह एक ही शिफ्ट में कराए जाने का लिखित आश्वासन नहीं दिया जाएगा, तब तक वे नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि ये आयोग और सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, हम ना तो हटेंगे और ना तो बटेंगे। इस बीच लोक सेवा आयोग ने पीसीएस एग्जाम की तारीखों में बदलाव करते हुए 7 और 8 दिसंबर की जगह 22 दिसंबर की तारीख कर दी है। दरअसल 14 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपीपीएससी ने आगामी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को एक ही दिन में आयोजित करने का ऐलान किया था। हालांकि आरओ एआरओ परीक्षा के लिए आयोग ने कोई फैसला नहीं सुनाया था। इसके लिए एक कमेटी का गठन करते हुए इसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला लेने की बात कही थी, जिससे नाराज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले में राज्य की विरोधी पार्टियों के अलावा अन्य राज्यों के नेताओं की भी एंट्री हो गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योगी सरकार से सवाल किया कि 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार एक परीक्षा पूरी क्यों नहीं करवा पाई। बात बात पर बुलडोजर चला देने वाली सरकार आखिर एक लीक करने वाले को गिरफ्तार क्यों नहीं। केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। खासतौर पर सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाए और अब अपनी मांग को लेकर उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों ने 17 नवंबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर में ओपीएस बहाली के लिए पेंशन जय घोष महारैली की घोषणा की है। दरअसल देश भर के 91 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन AINPSEF के बैनर तले एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन का नाम नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत रखा गया है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने दावा किया है कि जंतर मंतर पर उनके इस प्रदर्शन में केंद्र और अलग अलग प्रदेशों की सरकारों के कर्मचारी भारी संख्या में शामिल होंगे। उनकी केंद्र सरकार से मांग है कि पेंशन की गणना 25 साल की जगह 20 साल की जाए और कर्मचारी के अंशदान पर जीपीएफ की मान्यता रहे ताकि वो कर्मी को पूरा वापस मिल जाए। बता दें कि मोदी सरकार की पेंशन से जुड़ी योजनाओं का लगातार विरोध हो रहा है। सरकार ने ओपीएस की जगह न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को लागू किया, जिसका विरोध होने पर यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस लेकर आए, लेकिन कर्मचारी इसका भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अप्रैल में यूपीएस लागू करने की बात कही है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बढ़ते विरोध को देखते हुए क्या इस बार भी मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। इसके बाद अब हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार आमने सामने नजर आ रही है। बता दें कि अभी हरियाणा और पंजाब विधानसभा एक ही बिल्डिंग में है, लेकिन केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग को लेकर गजट जारी किया, जिसमें हरियाणा विधानसभा को चंडीगढ़ के आईटी पार्क के पास 10 एकड़ की जमीन आवंटित हुई है। इसे लेकर पंजाब की आप सरकार ने विरोध जताया। आप प्रवक्ता नील गर्ग का कहना है कि चंडीगढ़ पंजाब वासियों के लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। जब हरियाणा को पंजाब से अलग कर नया राज्य बनाया गया था, तब वादा किया गया था कि कुछ समय बाद चंडीगढ़ पंजाब को सौंप दिया जाएगा और जब तक हरियाणा अपनी अलग अलग राजधानी नहीं बना लेता, तब तक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। केंद्र सरकार को अपने इस वादे का ख्याल रखना चाहिए और चंडीगढ़ को पंजाब को वापस कर देना चाहिए। तो वहीं विपक्ष के अलावा पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस फैसले का विरोध करते हुए पीएम मोदी से अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा भवन बनाने के लिए जमीन देने के इस फैसले को रद्द करें। जाखड़ का कहना है कि चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है और हरियाणा को यहां विधानसभा भवन के लिए जमीन देने का फैसला पंजाब के लोगों के लिए अपमानजनक है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से मेरी अपील है कि वो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें और इस निर्णय को पंजाब के हित में पुनः विचार करें। जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इस फैसले का स्वागत किया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार विधानसभा भवन को लेकर दोनों राज्यों की इस खींचतान पर क्या फैसला लेती है। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके की पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया है। सभी 196 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं और दिसानायके के गठबंधन एनपीपी की बड़ी जीत हुई है। एनपीपी ने जिलों के आधार पर तय होने वाली 196 सीटों में से 141 सीटों पर जीत दर्ज की है। नतीजों के मुताबिक एनपीपी को 61% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि साजिद प्रेमदासा की पार्टी एसजेबी को 18% वोट और 35 सीट मिली है। वहीं रानिल विक्रमसिंघे की एनडीएफ को 5% वोट के साथ 3 सीट मिली है, जबकि महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी एसएसपीपी को 3% वोट और 2 सीट मिली है। वहीं निर्दलीय और अन्य के हिस्से में 15 सीटें आई हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका की संसद में 225 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 113 का आंकड़ा जरूरी है।
और 196 सीटों पर चुनाव सीधे जनता करती है और बची हुई 29 सीटों पर राजनीतिक दलों को मिले वोटों के आधार पर आवंटन किया जाएगा। दिशा नायके के गठबंधन ने 196 सीटों के नतीजों में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी एक तरह से यह भी तय हो गया है कि एनपीपी अब संसद में 150 का आंकड़ा पार कर जाएगी। अब संसद में एनपीपी के पास 2/3 बहुमत होगा और सरकार को अपने किसी भी विधेयक को पास कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। राष्ट्रपति दिशा नायके के लिए इस चुनाव में बहुमत हासिल करना बेहद जरूरी था। संसद से मंजूरी मिलने के बाद ही राष्ट्रपति दिशा नायके सरकार की जरूरी नीतियों को लागू कर सकते हैं। श्रीलंका में आखिरी बार अगस्त 2020 में संसदीय चुनाव हुए थे। ऐसे में नए चुनाव अगले साल यानी 2025 में होने थे, लेकिन इसी साल सितंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद अनुराकुमारा दिसानायके ने संसद को भंग कर दिया था, जिसके बाद संसदीय चुनाव का ऐलान किया गया था।